नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का। खबरदार, सहारनपुर में अगड़ों और दलितों के बीच हुई हिंसा के बाद से ही उत्तर प्रदेश में विरोध की आवाज बुलंद हो रही थी, मगर यह आवाज अब दिल्ली तक आ गई। दलितों के दमन को लेकर भीमसेना ने दिल्ली कूच कर दिया और आज जंतर मंतर पर इसी भीमसेना ने जंतर मंतर को भीम सेना के रंग में रंग दिया। तनी हुई मुट्ठियां, गूंजती हुई आवाज, सिलसिलेवार जाति के खिलाफ तिलमिलाहटों का ताना बाना बुनती तस्वीरें, सहने की सीमा पर तन्ने के तान की हर कहानी मिल रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर। हजार, 2000, 4000 नहीं, भीमसेना के 20,000 कार्यकर्ता जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने हिंदू के लोग हम अत्याचार थे, हम बस सिख अत्याचार नहीं करता, मुस्लिम अत्याचार नहीं करता, क्रिश्चियन अत्याचार नहीं करता, हम अब हिंदू अत्याचार करता है। हरिद्वार के अंदर, जिले के अंदर 6 घटना हो चुकी है। हमारे देश में जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जातिवाद पर हमारे पर अत्याचार किया जा रहा है। दलितों के साथ इतना बड़ा अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। 56 उनके साथ क्या इस देश में क्या वो ठाकुर लोग ही रहेंगे? दलितों के साथ अब इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये सहारनपुर की घटना घटी है, ये बड़ी दर्दनाक है। इस घटना के ऊपर हम उत्तर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सहारनपुर ने जो सहा वो कहने के लिए सहारनपुर से 180 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर ये जमावड़ा लगा है। सहारनपुर में कुछ दिनों पहले राजपूतों और दलितों के बीच में झगड़ा हुआ था और इस पूरे मामले में कई लोगों की मौत हुई थी। दलितों का आरोप है कि उनका दमन किया जा रहा है, उनके लोगों को गलत केसों में फंसाया जा रहा है, उनको जल्द रिहा करा जाए। और इसी बात को लेकर के सहारनपुर और उसके आसपास से जो भीम आर्मी है उसके तमाम सदस्य यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। लगभग 20,000 लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी उनके बयानों में लिपटी हुई है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पीड़ित हम हैं और आरोपी भी हम ही को बनाया जा रहा है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हमारे दलित समाज के लोगों पर जो जुल्म ज्यादती हुई है और हमारे नौजवान भाइयों पर जो केस लगे हैं, जब तक सरकार केस वापस नहीं करेगी और हमें कंपनसेशन नहीं देगी और हमारे जिन लोगों ने अत्याचार हमारे लोगों पर अत्याचार किए, दलित समाज पर अत्याचार किए, उनके खिलाफ मुकदमे कायम नहीं होंगे। डिमांड क्या है? ये जो इतने लोग 1000, 10,000 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका डिमांड? यहाँ 5 लाख लोग आज इकट्ठे हुए हैं और 2 दिन बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू होगा और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पर ही रहेंगे। गांव के पास सलीलपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे 65 घर चलाए गए और वहाँ पे 20 दुकान लगभग चलाए गए चमारों के। इसी उपलक्ष्य में आया, हमें सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया, न्याय नहीं दिया। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया, अच्छा से किया न खुश हो, शासन से खुश हो? उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे लिए बहुत गलत किया। हमारे आदमी कुछ वहाँ इंसाफ मांगने के लिए गए तो उन्हें भी पकड़कर और जेल में अंदर कर दिया। 30-40 आदमी पकड़कर वो भी अंदर कर दिया। किसी सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और दूसरे अदर जो कास्ट के लोग थे उनकी बात सुनी, उनका कोई कहने के लिए इस नाराजगी की गूंज जंतर मंतर पर है, मगर यकीनन ये गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। जंतर मंतर पर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये अकेले सहारनपुर से नहीं आए हैं। इस भीड़ में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर से लोग जुटे हैं। हरियाणा से भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोग आए हैं और इन सबको बुलाया है भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने। जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी फैलाए गए, जब तक गिरेगा अपनी कौन कहने देगा, अभी भी गद्दारी करेगा तो भाई को टूटा गोली मार देना, ये वतन है। भीम आर्मी के मुखिया की अपील ने असर किया और देखते ही देखते जंतर मंतर पर दलितों का दल पहुंच गया। इतने लोग आ गए कि जंतर मंतर पर तिल रखने की जगह न बची। दिल्ली के जंतर मंतर में आज हजारों की संख्या में भीमराव सपोर्टर्स, भीम आर्मी के नाम से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपका आंख पहुँचता आप देखोगे भीमराव सपोर्टर्स, भीम आर्मी लिखा हुआ टोपी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमने अभी रिसेंटली सहारनपुर के छबीपुर विलेज
में राइट देखा था, जो दंगा फसाद हुआ था, उनका कहना है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया और इससे उनको लड़ाई लड़नी है। जो बहुत सारे इंजर्ड हुए दलित सपोर्टर्स, उनके उस एक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने आए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग मांग कर रहे हैं कि दलितों पर गलत ढंग से दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएं, सहारनपुर में हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच हो, दलितों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा हो। आपको बता दें कि सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद भीम आर्मी के 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इनमें भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के खिलाफ भी केस दर्ज है। इन्हीं मामलों को वापस लेने की मांग है। सहारनपुर में विरोध की जो चिंगारी उठी थी वो दिल्ली के गलियारे में धधक रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सूबे में हर आदमी के हक और हुकूक की बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वधर्म समभाव का ऐसा कौन सा मंत्र फूंकते हैं जिसकी हवा से यह हंगामा शांत पड़ जाए। परवीना के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। जंतर मंतर पर भीमसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया तो मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध की आवाज बुलंद की, काले झंडे दिखाए। देखिए। हमारे गांव के पास श्रीपुर गांव पड़ता है, वहां पे पैदल घर चलाए गए और वहां पे 30 दुकान लगभग जलाए गए। नीले रंग में रंगा जंतर मंतर इधर भीमसेना के विरोध का गवाह बना और उधर मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी काले झंडों पर तल्ख लफ्ज अदायगी लिखी गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा तीखा विरोध शायद ही योगी आदित्यनाथ को अब तक देखने को मिला हो। नाराजगी की वजह वही है। सहारनपुर में दलितों को न्याय देने की मांग की जा रही है, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। आज जो सहारनपुर में पूरे 100 घर वहाँ पे जला दिए गए, वहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों को कत्लेआम करा गया वहाँ पे पूरे दिन। ये मनुवादी सरकार से हम इधर वापस जाने का कहते हैं। ये मनुवादी रोगी सरकार है, रोगी नहीं, ये रोगी सरकार है, मनुवादी रोगी सरकार है। काले झंडे क्यों दिखाए हैं? काले झंडे प्रदर्शनकारी इतने उग्र थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों के पसीने छूट गए। मुख्यमंत्री के सामने गो बैक का नारा बेहद तेज था। मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ विकलांगों के उपकरण बांटने पहुंचे थे, मगर उन्हें इस बात का इल्म तक न रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। प्रदर्शन कर रहे ये प्रदर्शनकारी बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक तरफ ये कार्यकर्ता योगी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ एक भीड़ ऐसी भी थी जिनकी नजरों में योगी की एक झलक पाने की बेताबी थी। मगर प्रदर्शनकारियों की तादाद समर्थकों की तादाद से कई गुना ज्यादा थी, लिहाजा विरोध के स्वर कुछ ज्यादा ही तेज गूंज रहे थे। हालांकि मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि राज्य के सबसे उपेक्षित शख्स के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। वास्तव में जिन्हें समाज अब तक उपेक्षित करता था, उपेक्षित मानता था, या जो स्वयं को अपने आप को विकसित समझता था, आज सरकार उनके पास जा रही है। उनके कल्याण के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उन्हें भी खबरदार किया जो कानून व्यवस्था को कुचलते हुए चल रहे हैं। यह भी हम लोगों की शीर्ष प्राथमिकता है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा तो फिर प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा और इस दिशा से स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं मानता हूं कुछ लोगों की आदतें खराब हैं पिछले 12-15 वर्षों में। 12-15 वर्षों की आदतें एक दिन में ठीक नहीं होने वाली हैं। अभी भी उनके द्वारा कुछ शरारतें कुछ क्षेत्रों में करने के प्रयास हो रहे हैं,
लेकिन मैं चेतावनी दूंगा, सुधर जाओ, नहीं तो फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी, या आप उस परिस्थिति के लिए भी तैयार हो जाओ। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात योगी आदित्यनाथ कई बार कर चुके हैं, मगर कानून तोड़ने वाले हैं कि मानते नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में मुरादाबाद में मौजूद थे। तकरीबन 3.5 घंटे तक मुरादाबाद में लोगों से बातचीत की, लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की, साथ ही साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद लगातार प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल हो रहा है, उसके बाद से ही कई लोगों के तबादले हुए, कई प्रशासन शासन के। आज मुरादाबाद में कई अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, उनका काफिला अब यहाँ से बरेली के लिए प्रस्थान कर रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती उन लोगों ने ज्यादा बड़ी कर दी है जो अपने आप को योगी का समर्थक कहते हैं। सहारनपुर में भी जातीय हिंसा का जो अपराध हुआ, उस पर दलितों के गुस्से का गुबार फूट रहा है। सवाल ये है कि सूबे में अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। बावजूद इसके अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल कौन कर रहा है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मुरादाबाद, आज तक। अब सवाल ये उठता है कि जिस सहारनपुर हिंसा पर इतना हो हल्ला हंगामा मचा है, वो है क्या? आखिर क्यों भीमसेना के कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए कि वो दिल्ली में प्रदर्शन करने आ गए? आखिर है क्या सहारनपुर का ये पूरा मामला? देखिए। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर करीब 15 रोज पहले एकाएक सुलग उठा था। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा भड़की थी। महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर अगड़े और दलित आमने सामने आ गए थे। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि दलितों के 25 घर फूंक दिए गए थे। उस हिंसा के बाद 9 मई को भीम आर्मी ने पंचायत बुलाई, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद हिंसा एक बार फिर भड़की। पुलिस ने कई लोगों की धरपकड़ की, जिससे दलितों का गुस्सा बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि प्रशासन उनके खिलाफ खड़ा हो गया। ये विरोध बढ़ता रहा, सहारनपुर सुलगता रहा, और फिर चंद रोज पहले सहारनपुर के 3 गांवों के करीब 180 दलितों ने हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को नहर में प्रवाहित कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के दबाव में दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ा, लेकिन जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा वो कह रहे हैं कि हमने अत्याचार और शोषण के विरोध में बौद्ध धर्म का दामन थामा। इस सच की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता ने सहारनपुर के 3 गांवों का रुख किया। ये 3 गांव थे रूपड़ी, कपूरपुर और ईघरी। सबसे पहले हम कपूरपुर गांव पहुंचे थे। ये वही घाट है जहां 18 तारीख को गांव वालों के मुताबिक 180 परिवार के लोग, दलित परिवार यहाँ पर आए और जहां पर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी, तस्वीरें थी, वो इस धारा में उसको प्रवाहित कर दिया और उसके बाद हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। ये तमाम वो दलित परिवारों के लोग हैं। क्या कुछ हुआ था, कैसे आप लोगों ने पूरी प्रक्रिया अपनाई थी यहाँ पर? यहाँ पे हमने सिर्फ देवी देवताओं की मूर्ति गंगा की धारा में बहा दी, बस। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया। गांव में हमारी मुलाकात हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित युवकों से हुई। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है। उन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया। उन्होंने बोला कि आदमी आजाद है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। हम ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि धर्म परिवर्तन का कदम उठाने वाले लोगों पर भीम आर्मी का दबाव था या फिर अत्याचार या शोषण।
हमने इसलिए धर्म बदला क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जितने हमारे लड़के हैं कोई निर्दोष हैं सभी, उनके ऊपर केस लगा दिए। चंद्रशेखर भाई हैं वो हमारे समाज के लिए लड़ रहे, हमारे लिए लड़ रहे, उन पर रासुका लगा दी। जितने नवयुवक हैं लड़के उन्हें उठा रहे। आप लोगों ने भीम आर्मी और चंद्रशेखर के ही कहने पर ये किया? हमने किसी के कहने पर नहीं किया, हमने जो किया अपने सभी गाँव ने मिलकर अपनी सलाह करके जब किया। ये धर्म इसलिए बदला कि जो अभी तुम्हारी बहन थी जो सबीरपुर में, जो हमारी लड़कियों पर हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा, क्यों हो रहा? हमारे बच्चों पर हो रहा। 5 तारीख को जो हुआ था। हाँ। मेरी तो हमारी बहन है, जो जब हम हक नहीं मिल रहा था हम क्या करें फिर? नू बताऊं मैं। यूपी का दलित जंग अब दिल्ली में विरोध की तख्तियां उछाल रहा है, एहसास में कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि धर्म परिवर्तन से क्या दलितों पर होने वाले अत्याचार थम जाएंगे? आशुतोष मिश्रा, सहारनपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उनके एक मंत्री लगातार चर्चा में हैं और वो मंत्री हैं मोहसिन रजा। मंत्री मोहसिन रजा ने एक काम ऐसा किया है जिसकी एक बार फिर से चारों तरफ चर्चा हो रही है। लखनऊ में केजीएमसी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें हैं ये। डॉक्टरों की टीम स्ट्रेचर पर पड़े शख्स के इलाज में जुटी है। लोगों ने इस मरीज को चारों तरफ से घेर रखा है, मगर यही योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की भी मौजूदगी है। सवाल यह है कि मोहसिन रजा यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब तफसील से सुनिए। अस्पताल की चारपाई पर पड़े इस शख्स का नाम है पारसनाथ मिश्र। पारसनाथ बाइक से अपने घर जा रहे थे, मगर लखनऊ के शहीद पथ पर उन्हें एक कार सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पारसनाथ दूर जा गिरे। उसी वक्त योगी सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा वहीं से गुजरे। उन्होंने हादसे का मंजर देखा और बगैर देर किए अपनी कार में इस शख्स को बिठाकर केजीएमसी अस्पताल ले गए। लेकिन चश्मदीदों की माने तो हादसे के बाद चश्मदीदों ने 100 नंबर पर कई कॉल की, लेकिन न पुलिस आई न एम्बुलेंस। पिछले महीने ही योगी आदित्यनाथ ने चलती फिरती 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। कहा गया था कि 108 नंबर पर फोन करके तुरंत ये एम्बुलेंस पहुंचेगी, मगर यहाँ न एम्बुलेंस पहुंची न पुलिस। ये अलग बात है कि मोहसिन रजा ने इस शख्स की जान बचाकर नजीर पेश की है। आज तक ब्यूरो। अपने ऊपर लग रहे आरोप पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ दी है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के कार्यक्रम में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, अगर आरोप सच सिद्ध होते तो मैं जेल में होता। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने कोई चोरी नहीं की है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के ईवीएम के दावे पर भी सवाल उठाए। ऑफिस को बताओ। मैं करता हूँ। इनको कुछ नहीं
खबरदार में अब हम आपको शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के उस यूनिट में लेकर चलेंगे जहां उमर फैयाज आज भी जिंदा हैं। आज तक उस यूनिट तक पहुंचा उन जवानों, उन ऑफिसर्स से दिल की बात की जिनके दिलों में उमर फैयाज आज भी सांस ले रहे हैं। यादों का वो अतीत है ये जिसे देखकर आपकी आंखें भीग जाएंगी, आपका सीना लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के दिलेरी पर फख्र से चौड़ा हो जाएगा। ये उमर फैयाज है जो अब बस यादों में जिंदा है। वतन की मिट्टी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले फैयाज की मौत का मंजर अब भी शायद आपके जहन में दर्ज हो। सेना के इस लेफ्टिनेंट को आतंकियों ने इसलिए भून डाला क्योंकि वतन पर कुर्बान उनकी देशभक्ति दहशत गर्दों को पसंद नहीं आई थी। लेकिन सेना अपने सपूत की यादों को भुला नहीं पाई है। मैं इस वक्त भारत पाक सीमा के अखनूर सेक्टर में केरी पोस्ट पर हूं और आप मेरे सामने देख रहे हैं ये फेंसिंग है और ये इलाका जो है ये लेफ्टिनेंट उमर जो फयाज थे जो कि इस यूनिट में यहां पर उन्होंने दिया है। मेरे सामने जो है एक पोस्ट है, वो सामने वाली पोस्ट में कुछ दिन पहले तक लेफ्टिनेंट उमर फयाज यहां पर जो है पाकिस्तान के ऊपर नजर रखे हुए थे, पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी कर रहे थे और उसके सामने जो इलाका है पाकिस्तान का वो बिम्बर इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान की तबाही की थी। और ये जो मेरे साथ साथ जो आप देख रहे हैं पीछे जवान जो है वो काफी एक्टिव हैं। ये सब लोग जो है लेफ्टिनेंट उमर फयाज के कुलीग हैं और वो लोग जो है हमेशा उसके साथ रहते थे। जब भी वो किसी ऑपरेशन में जाते थे उनके साथ रहते थे। उन्होंने काफी ऑपरेशन किए हैं और एक जो है उन्हें रोल मॉडल का दिया है दर्जा। इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुख इतना हुआ कि उस दिन पूरा दिन ऐसे निकल गया जैसे कि आज हमने कुछ किया ही नहीं। और साहब की जिस टाइम ये शहादत की खबर सुनी उस टाइम हम बस ऐसा हो गया जैसे जमीन नीचे से निकल गई हो। और अभी जो उनका ये शहादत हुई इसके लिए अब शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पहली बार उमर फैयाज की यूनिट में आज तक पहुंचा है। अखनूर में एलओसी के करीब इस यूनिट की तैनाती है जहां आज भी उमर फैयाज पर फख्र की आवाजें आपको सुनाई देगी। जब भी कोई यंग अफसर यूनिट ज्वाइन करता है तो यूनिट की तरतीब में ढालने के लिए उसको कुछ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जब मैंने उमर फयाज को यहाँ पर आने के बाद ट्रेन किया, मैंने उनको पाया कि वो एक अच्छे एथलीट थे और साथ ही उनकी जो शूटिंग स्किल्स थी वो बेहद काबिल तारीफ थी। वो एक टीम मैन थे, उनके अंदर टीम भावना जो थी वो कूट कूट के भरी हुई थी और मैं समझता हूँ कि वो आने वाले टाइम में एक अच्छे मुकाम हासिल कर सकते थे। साहब के साथ मैं फॉरवर्ड पोस्ट पे था तो साहब हमेशा से फ्रंट से ही लीड करते थे और रात को ड्यूटी के दौरान वो सभी संतरियों को चेक पोस्ट पे जाते थे और चौकन्ना होने के लिए बोलते थे। पूरी रात वो जैसे उसको बोलते थे चलो बोला संतरियों के पास चलते हैं, घूम के आते हैं, देखते हैं चौकन्ना है कि नहीं है। तो वो दिन में हमेशा उनके साथ दोस्ताना व्यवहार और रात को ड्यूटी के दौरान एकदम से सबको चौकन्ना और हमेशा बोलते थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है तो हमेशा चौकन्ना रहना है और नजरें हमेशा दुश्मन की तरफ होनी चाहिए। और जब भी सेलिंग और फायरिंग होती थी वो बिल्कुल भी नहीं घबराते थे बल्कि बोलते थे हमें इसी बात की तनख्वाह मिलती है और हमें हमेशा इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और बहुत ही नीडर अफसर थे। इस यूनिट में आकर आपको यह एहसास होगा कि जाबाजी क्या चीज होती है, दिलेरी क्या होती है और देश पर जान न्यौछावर करने का जज्बा क्या होता है। उमर के सहयोगियों को आज भी वो दिन याद है जब बहन की शादी में जाने के लिए बड़ी शिद्दत से उन्होंने छुट्टी की अर्जी दी थी। तो उन्होंने बड़े ही इमोशनली मुझे बताया था कि वो अकेले भाई हैं और उनकी 2 रियल सिस्टर्स हैं और उनकी कजन सिस्टर्स भी हैं। आई बिलीव 4 उनकी कजन सिस्टर्स हैं और वो पूरी फैमिली में अकेले भाई हैं सबके। तो उनको अपनी कजन सिस्टर्स की मैरिज में जाना था। तो वो मुझे बात दोबारा कई बार याद आती है और इस बात की मुझे कभी कभी दुख होता है कि मैंने उनको अगर जाने से पहले कुछ और हिदायतें दी होती और किसी प्रकार की उनको और एडवाइस किया होता तो शायद यह हादसा ना होता। यहाँ के चप्पे चप्पे पर उमर फैयाज की यादें बिखरी हैं। किसी के लिए उमर एक सख्त जवान थे तो किसी के लिए नरम दिल इंसान।
सबके पास उमर से जुड़ी कोई न कोई याद दर्ज है जिसे उन्होंने दिल में संभाल रखा है। हमें पूरे ट्रूप्स को बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और उनमें एक जज्बा था देश के लिए कि मैं कुछ कर जाऊं, और बहुत ही बहादुर वो एक ऑफिसर्स थे और हमारे को उनसे बहुत सीख मिली है। और वो फायरिंग में बहुत ही आले दर्जे के ऑफिसर्स थे। दौड़ में भी वो क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान मैं उनके साथ ट्रेनिंग की हुई है, 1 महीने की ट्रेनिंग थी, तो उसमें मेरे साथ में मतलब एक ऐसा उनका व्यवहार और पूरे ट्रूप्स को साथ लेके चलने का उनमें एक मादा था, और कुछ अलग थलग करने का उनकी एक बहुत बड़ी क्षमता थी। जो उनका रवैया एक जैसे परिवार के भाईचारे का नहीं होता साहब, भाईचारे की तरह उनका रवैया था। जिस टाइप से हम देखते हैं कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो किसी जवान के पास अगर कोई ज्यादा थोड़ा वेट हो जाता तो खुद उस वेट को खुद लेके चलने की कोशिश करते थे वो। यानी कि अच्छे नेतृत्व, अच्छे काबिल तारीफ है, हम उनको बहुत याद करते हैं सब। यहाँ आकर आप समझ जाएंगे कि उमर फैयाज जैसे जाबाज क्यों लाख मुश्किलों के बावजूद वतन पर कुर्बान होने में जरा भी नहीं हिचकते, क्योंकि ये वो मिट्टी है, ये वो माहौल है जो एक हिंदुस्तानी को फौलाद की तरह सख्त बनाते हैं। अश्विनी कुमार, अखनूर, आज तक। हमने उमर फैयाज को खोया, उनके जैसे बहादुर ऑफिसर्स और जवानों को लगातार खो रहे हैं, क्योंकि सीमा पार से साजिश की तस्करी लगातार जारी है। एलओसी पर आतंकवादी घुसपैठ की एक और कोशिश को हमने नाकाम किया है। 4 आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन 3 हमारे जवानों की शहादत भी हमें देनी पड़ी है। ये पाकिस्तान की साजिश का वो नया अध्याय है जो उसने पहाड़ पर बर्फ पिघलने के साथ ही शुरू कर दी है। बर्फ की बाधा खत्म होते ही पाकिस्तानी साजिश के पर निकलने लगे हैं। आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके जख्म नौगाम सेक्टर में दिखे हैं। नौगाम सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की भनक मिलते ही सेना ने घेराबंदी की। घेराबंदी मजबूत होते ही दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना के 3 जवानों की शहादत की कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है। अभी भी कई आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका है। हंदवाड़ा के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट है कि लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। इस बार इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और ये एक ऐसा वक्त है जब ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पिघल गई है और अभी जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत से टेररिस्ट यहाँ आ रहे हैं, उसकी खबर मिल रही है। और उसी में जो है, जो हंदवाड़ा में हुआ और हफरूड़ा फॉरेस्ट में हुआ, उसमें एक कांटेक्ट हुआ था और अभी भी वहाँ फौज पूरी तरह से तैनात है और मुस्तैद है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो टेररिस्ट हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। ये पाकिस्तान की उस हताशा का नतीजा है जो उसे लगातार कूटनीतिक मोर्चे पर मुंह खाने के बाद मिली है। कुलभूषण जाधव का मामला इसका सबसे बड़ा सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में किरकिरी करा चुके पाकिस्तान की नजरों में कश्मीर फिर से खटकने लगा है। पाकिस्तान की साजिश इस हद तक गहरी हो चुकी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा है। जाधव को फांसी की सजा न देने पाने की कसक पूरे पाकिस्तान को तिलमिलाया जा रहा है। नवाज शरीफ सरकार पर हर तरफ से आलोचना के तीर चलाए जा रहे हैं। विपक्ष से लेकर मीडिया तक शरीफ सरकार को कोस रही है। तो क्या जाधव केस में हार की हताशा पाकिस्तान सीमा पार पर उतार रहा है? क्या आतंकियों की नई खेप भारत भेजकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हार का बदला ले रहा है? कश्मीर के हालात भारत के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए। पाकिस्तान की साजिश के साथ साथ कश्मीर के हालात को पटरी पर लाने में मोदी सरकार की नाकामी पर विपक्ष त्योरियां चढ़ा रहा है। मैं मानता हूं कि इस सरकार की विफलता है। आंतरिक सुरक्षा का मामला देखो, कश्मीर किस तरीके से आज जल रहा है, किस तरीके से पठानकोट के बाद जो रिपोर्ट निकली थी कि हमारे 3000 ऐसे संस्था हैं जहां आज भी सुरक्षा का वातावरण तैनात नहीं है जवानों के लिए। 2000 करोड़ रुपए आवंटित होने के बाद भी 1 रुपया आज भी उसमें खर्च नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हो?
आप कहते हो 56 इंच की छाती और साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी करते हो, आप बिरयानी खाने वहां चले जाते हो। और जब एक जवान के साथ बर्बरता के साथ व्यवहार हुआ था उस समय तो आपने कहा था कि 1 सर के बदले में हमें 10 सर चाहिए, और आज क्या स्थिति उत्पन्न हो चुकी है? देखिए, बहुत कुछ किया है। जब कश्मीर में बाढ़ आई तब कश्मीर सरकार से पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। कश्मीर में बाढ़ आई तब हर एक कश्मीर को बचाने वाला और कोई नेता भारतीय सेना थी। एक बहुत बड़ा पैकेज वहां दिया गया है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ है। और राहुल जी, ये समस्या 3.5 जिलों में है। इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्रचार क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो कश्मीर के अंदर जाकर देखते हैं, मैं अभी 3 दिन रहकर आया वहां पर। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घाटी में भी रहकर आए हैं, लद्दाख भी गए हैं। समस्या 3.5 जिलों की समस्या है, उसको सिक्योरिटी एजेंसीज देख रही हैं। मुझे लगता है उनको समय देना चाहिए। देश की चिंता ये है कि शहादत की सूची लगातार बढ़ रही है, आतंकी घुसपैठ बढ़ रहे हैं, पत्थरबाजी रुक नहीं रही, पाकिस्तान की साजिश फल फूल रही है। इसे रोकना जरूरी हो गया है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम हुर्रियत के दफ्तर पर अघोषित तालाबंदी का पूरा विश्लेषण करेंगे। हमने पाकिस्तान के पैसों पर कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले हुर्रियत नेताओं की पोल खोल दी थी। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुर्रियत नेताओं को सांप सूंघ गया है। श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा पड़ा है। कल ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया एंड इट हैज विंडिकेटेड माय स्टैंड दैट पाकिस्तान इज सपोर्टिंग दिस मूवमेंट एट डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल। क्यों नहीं करेगा? इट इज देयर मॉरल ऑब्लिगेशन। लंबी लंबी हाँकने वाले इस शख्स पर हुर्रियत ने गाज गिरा दी है। नईम खान को हुर्रियत से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आज तक के खुलासे के बाद हुर्रियत की हालत पतली है। जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है और हुर्रियत के दरवाजे पर तालाबंदी दिख रही है। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के बाद तमाम अलगाववादी नेता घबराए हुए हैं, मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं और छुपे हुए हैं। हालांकि कई सारे नेता जो फिलहाल नजरबंद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दफ्तर है पीपुल्स पॉलिटिकल पार्टी, जो कि हुर्रियत का ही एक संगठन है, और हम श्रीनगर में ग्राउंड जीरो पर है। ये राजबाग का इलाका है जहां मेरे ठीक दाहिने हाथ की तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वो दफ्तर है जो कि मीर वाइज उमर फारूक उनके फैक्शन का है, उनके ग्रुप का है। और इस बार ग्राउंड जीरो पर आज तक के खुलासे के बाद हम यहां पहुंचे हैं, क्योंकि तमाम हुर्रियत के जो नेता हैं जो अंडरग्राउंड है उनके बाद भी सामने नहीं आ रहे। जो सबसे नईम खान के साथ जो घटना हुई, नईम खान का जो कबूलनामा आज तक के कैमरे पर कैद हुआ, उसके बाद जो अलगाववादी हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको मजबूर होना पड़ा है नईम खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। एनआईए इस बीच मामले की जांच कर रही है और आज तक पहुंचा है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उस दफ्तर पर। ये मीरवाइज जो उमर फारूक का ये दफ्तर है, अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है। नेता चूंकि मीरवाइज उमर फारूक हाउस कस्टडी के अंदर है, नजरबंद हैं, हमें दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कई सारे यहाँ पर उनके अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, वो फिलहाल चुप हैं। आज तक के इस खुलासे के बाद नईम खान ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन लगातार वो कहते रहे कि ये अगर कश्मीर का अपना मामला, अगर यहाँ का मूवमेंट है, लेकिन ये भी कबूल करना कि पाकिस्तान से पैसे लेकर के वो अगर इस तरह का इंडिजिनस मूवमेंट चलाते हैं। उस एडमिशन के बाद कहीं ना कहीं हुर्रियत जो नेता हैं उनको मजबूर होना पड़ा है नईम खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। एनआईए इस बीच अपनी जांच कर रही है, लेकिन हुर्रियत के तमाम नेताओं ने बयान जारी करके, इंडिया टुडे और आज तक के खिलाफ बयान जारी करके बात करने से लोगों को मना किया। उनके नेता लगातार छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हुर्रियत नेताओं के होश आज तक के खुलासे के बाद फाख्ता हो चुके हैं। हुर्रियत की तैयारी थी आज एक बड़ी मीटिंग करने की, लेकिन उसकी साजिशों को भांपते हुए पुलिस ने पाबंदी की गाज गिरा दी। इंडिया टुडे और आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने ये हुर्रियत के असली चेहरा सामने लाया, जहां ये साफ तौर पे दिखाया गया कि उनके लीडर कैसे 26/11 के मास्टरमाइंड हफीज सईद से पैसे लेते थे। और उसके बाद ये मौका था उनके इंडिया टुडे के एक्सपोजे के खिलाफ एक धरना बोल सके, इंडिया के खिलाफ आवाज उठा सके। और इसीलिए ये ईदगाह ग्राउंड है मेरे पीछे जो किशन दिखा रहे हैं, ये मस्जिद के पास है टाउन में, जो पूरा आज भरने वाला था। मौका था
मिर्वाइज उमर फारूक के पिता के देहांत दिवस का, और उसी दिवस में उन लोग याद करने के लिए यहाँ पूरा लोगों को इकट्ठा करने की बारी थी। लेकिन पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि ये उस मौके के लिए कम, और ये भारत के खिलाफ नारे लगाने के लिए और इंडिया टुडे एक्सपोजे को खिलाफ धावा बोलने के लिए ये मौके को ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए पूरे एरिया को कर्फ्यू लगा दिया गया। एसओपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जितने भी देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन में, सारे यहाँ लगा दिए गए। हर 15 और 20 मीटर में AK-47 धारी सीआरपीएफ तैनात किए गए। राइट पुलिस यहाँ मौजूद है इस वक्त। और ये अगर किशन इस एरिया को दिखा सके, ये एरिया से बहुत सारे पत्थरबाजी होता है, इसीलिए यहाँ भी खास तौर पे एक बंदोबस्त किया गया राइट पुलिस का, राइट व्हीकल्स का, कि ताकि यहाँ से कोई पत्थरबाजी ना हो पाए। और इस वक्त मिर्वाइज उमर फारूक और तमाम जो बड़े हुर्रियत लीडर्स हैं उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। हुर्रियत वो नहीं चाहते थे इस मौके को एक ऐसे तरीके से इस्तेमाल करने दिया जाए ताकि देश के खिलाफ नारे लगने की कोई नौबत आए। हुर्रियत अब जांच एजेंसियों के रडार पर पूरी तरह आ चुका है। श्रीनगर में नईम खान, गाजी जावेद बाबा, फारूक अहमद डार से घंटों तक एनआईए ने पूछताछ की। उनसे कश्मीर में हवाला और नापाक फंडिंग की जानकारी ली गई। एनआईए ने नईम खान और गाजी जावेद बाबा से जांच के लिए कई तरह के दस्तावेज मांगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अलगाववादी नेताओं के सभी फंडिंग नेटवर्क की भी छानबीन कर रही है। इस केस में एनआईए 150 के करीब एफआईआर की जांच कर रही है, जिनमें स्कूलों को जलाने से लेकर सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने तक की शिकायत है। मोदी सरकार हुर्रियत का पूरा हिसाब किताब करने के मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, जिसका सबको सारा पूरा, जिसका ब्यौरा पूरी तरह सार्वजनिक तौर पर भी शायद नहीं लाया जाता और लाना भी नहीं चाहिए, ये निर्णायक कार्रवाई है। आज तक के स्टिंग से हुर्रियत के चेहरे पर लिपटा कश्मीरियत का नकाब पूरी तरह उतर चुका है। पाकिस्तानी पैसे पर पलने वाले इन आतंकवादियों की असलियत कश्मीरियों की नजर में भी आ चुकी है। अब ये कश्मीरियों को परगला नहीं पाएंगे। श्रीनगर से आशुतोष मिश्रा और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।